आइए अब हम देखते हैं ओरिजिनल एनसीईआरटी किताब में चैप्टर नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, मोशन में क्या कुछ लिखे गए हैं। सारी बातों को प्रॉपर तरीके से देखेंगे, समझेंगे, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार जब आप पढ़ें इसको तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या कुछ लिखा हुआ कह रहा है कि दैनिक जीवन में, रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसमें कह रहा है कि दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। विराम मतलब रुका हुआ, गतिमान मतलब चल रहा है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां चलती हैं। बिल्कुल आपने देखा है। कह रहा परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ क्या हो, अपनी स्थिति को बदले। आइए क्या कह रहा है सो देखते हैं। कह रहा है कि हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य लग नहीं रहा है कि वो गति कर रहा, लेकिन है गति में। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। अदरवाइज पता नहीं चलता कि हवा चल रही है। यहाँ पे भी हवा है तो पता कैसे चलेगा? कोई पत्तियां हैं, कुछ है, पेड़ है, उसकी टहनियां हिल रही हैं, पत्तियां हिल रहे हैं, पेपर वगैरह इधर उधर चल रहे हैं, तो ऐसे इससे क्या होता है, ज्ञात होता है, हमको महसूस होता है कि वो गति कर रही है। हवाएं भी गति कर रही है। कह रहा है सूर्योदय, सूर्यास्त एवं मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण? कह रहा क्या हम पृथ्वी की गति के कारण है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? नहीं लगा पाते क्योंकि वो जो गति करता है उसी पर हम रहते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग वो क्या है, स्थिर अवस्था में रहता है, लेकिन वो गति तो करते रहता है। यही अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। ये देखते हैं। कह रहा है किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। कैसे सर? उदाहरण बताता हूं। मान लेते हैं ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। दोनों ट्रेन 120 के स्पीड से चल रहा, ये भी 120 के स्पीड से चल रहा है, ये भी 120 के स्पीड से चल रहा है, और दोनों एक ही टाइम से चलना आरंभ हुआ। तो जानते इसका जो गेट होगा ना, और इसका गेट, इस गेट पर बैठा बंदा और इस गेट पर बैठा हुआ बंदी, बंदी कर लेते हैं, ये दोनों हमेशा एक ही आमने सामने रहेगा, और चल रहा है दोनों लेकिन है आमने सामने, तो दोनों को लगेगा कि यार रुका हुआ। लेकिन जो तीसरा प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ बंदा, उसको दिखेगा कि ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा। मतलब कि किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। ये डिपेंड करता है कि किसके सापेक्ष बात की जा रही है। कह रहा गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। सही बात है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता। तो सही ना? जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं तो देखते हैं कि यार ट्रेन आगे बढ़ रही है और पीछे सब छूटते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। यार बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में गति करता, कुछ वस्तुएं वृत्तीय, सर्कुलर मोशन गति करता है, वृत्तीय पाथ पे वर्तुल गति करता। यही बातें कह रहा। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ सीधी रेखा पर गति कर सकता है, कुछ वृत्तीय वृत्ताकार पथ पर, कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करने का भी प्रयास करेंगे, सीखेंगे। बाद में हम फिर वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। पहले लीनियर मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया है कि भाई आपकी कक्षा की दीवार विराम में है या गति में है, भैया बताओ। तो दीवार थोड़े ना खिसक रहा है, दीवार जहां है, आज भी गए तो वहीं पे दीवार था, कल भी गया तो वहीं पर दीवार था। ठीक है, तो भैया वो स्थिर अवस्था में है, क्या बात।
क्रियाकलाप 8.2 बोला है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है? आप बैठे हैं जिस रेलगाड़ी में वो तो लगे स्थिर है, लेकिन दूसरा जो प्लेटफॉर्म पे उसको लगा कि रेलगाड़ी चल रही है, रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति भी गति कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि किसके सापेक्ष में किसकी बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर है क्या? इसमें क्या करा कि सोचे और करे, करोगे आवश्यक करते हैं। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित या अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाला नदी एकदम गति कर रहा है, अगर उसमें आप खड़े हैं तो भैया आप भी बह लेंगे। कह रहा तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। वही पानी अगर बाढ़ के रूप में है तो सब कुछ बहा ले जाएगा, लेकिन अगर पानी का एक नियमित गति होगा तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट कर लेते, विद्युत का उत्पादन करते हैं। वही बात कर रहा है। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना तथा उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? बिल्कुल जानना चाहिए कि भाई कौन नियमित है कौन अनियमित है और किसका उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहा, कह रहा है गति का वर्णन दिया है। आइए देखते हैं। गति मतलब मोशन, ये तो आप जानते हैं इंग्लिश। हम किसी वस्तु की स्थिति को, पोजीशन को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में, आइए समझते हैं। कह रहा है कि माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब स्कूल है, वह स्कूल रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में है, 2 किलोमीटर में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया ना कि भैया हमारा जो स्कूल है कहाँ है, तो भैया रेलवे स्टेशन के उत्तर दिशा में है। कितना दूर, 2 किलोमीटर। तो हमने निर्देशित किया, मतलब रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां से उत्तर दिशा में जाएंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे तो हम स्कूल पहुंच जाएंगे। तो किसी के सापेक्ष हम बताते हैं। वही बात बोल रहा है कि इस उदाहरण में हमने रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु लिया है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधानुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। क्या बोल रहा है? किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु का, जहां या जिस बिंदु के अलोंग हम बाकी चर्चा करते हैं, बाकी बात करते हैं कि वस्तु कहाँ है, कितनी स्थिति पे है, किस गति पे है। उस स्टार्टिंग पॉइंट, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कह रहा है, सो देखो, कह रहा है कि सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। कह रहा है गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। गति का सबसे साधारण प्रकार है सरल रेखीय, मतलब सीधी रेखा पर कोई वस्तु गति करे। जैसे साइकिल चला रहे हैं, हम सभी ने साइकिल चलाया है, तो कैसा सरल रेखीय गति करते हैं, सीधी जाते हैं आगे। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु O से या 0 से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। इसको 0 ही मान लेते हैं। जहां से प्रारंभ करता है उसको क्या बोलते हैं, 0 या O, निर्देश बिंदु। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करते रहे। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। यहां से स्टार्ट किया, पहले C पे गई, फिर B पे गई और फिर जाके बिंदु A पर पहुंच। कह रहा इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C पहुंचती है। फिर वापस B से A से B पे आया, B से C पे आया और C से फिर जहां से शुरू हुआ वहां पे पहुंचा। तो कह रहा है, क्या कह रहा, कह रहा है कि वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA AC अर्थात 60 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 95 किलोमीटर हुआ। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अंकीय मान की क्या होती है, आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता। ये क्या बोल रहा है, सो देखो पहले यहां समझो कि यहां पे बोल रहा है कि कोई यहां से चलना प्रारंभ किया,
जीरो से चलना प्रारंभ किया, और ये क्या दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ। जीरो से पहले सी पे पहुंचा, कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर। फिर यहां से बी पे पहुंचा, कितना किलोमीटर, 35 किलोमीटर तक पहुंचा। फिर वहां से कितना पहुंचा, 60 किलोमीटर। तो ए से कहां तक, सी से कहां तक, बी तक, बी से कहां तक, ए तक। तो वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या, ओ ए प्लस ए सी, क्या हो जाएगा, तो पहले यहां से यहां तक गया था और फिर ये वापस सी तक आया था। तो यहां से यहां तक गया तो कितना, 60 किलोमीटर। वापस आया कितना, तो भाई 35, 35। तो कितना हो गया, 95 किलोमीटर। क्या हो गया, देखो 60 में से सी कहाँ है, वापस जाएगा, वापस जाएगा तो इतना, ये पूरा 60 है, 60 में से 25 घटा लोगे तो यहां से यहां तक 35 ही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये दूरी समझ में आया क्या, दूरी समझ में आया क्या। ये जीरो से सी गया, सी से बी गया, बी से ए तक गया, इधर से जाने में कितना, तो 60 किलोमीटर फाइनली गया, तो 60 किलोमीटर। फिर वहां से ए से रिटर्न होकर सी तक आया, तो यहाँ पूरा 60 है और ये पूरा 25 है, ये कितना हुआ, तो ये तो 60 में से 25 हटाएंगे, 35 किलोमीटर, 35 को जोड़ दिया, यही 95 किलोमीटर दिया हुआ। समझ में बात आ गया। अब यहाँ आते हैं, अब आते हैं इसमें क्या कह रहा, कि किसी चीज को दर्शाने के लिए अंकीय मान की आवश्यकता होती है। जैसे हमको दूरी दर्शाना है, तो जैसे हमको दूरी दर्शाना है, डिस्टेंस, तो लिखना पड़ेगा ना 95 किलोमीटर। ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या है, अंकीय मान है। इसी को क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं परिमाण। वही बात बोल रहा है ये, कि भाई किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जीरो से उसके अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बोला है, ये पूछेगा एग्जाम में, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। मतलब दो बिंदु है, बिंदु ए और बिंदु बी, इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। इसको हम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए, एक सिंपल वे में ऐसे समझते हैं। आ जाओ देखो, ये लंबा चौड़ा कहानी नहीं करते हुए, ये हम इसको समझते हैं कि विस्थापन और डिस्टेंस दूरी क्या है। यहाँ पे आइए देखो, देखो ये ए है और यहाँ पे बी है। ए को बी के पास पहुंचना, ये ए बी के पास इस तरीके से गया, ऐसे गया सी पर, फिर यहाँ पे गया ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे गया डी तक, फिर ऐसे आया डी तक, और ये है 5 किलोमीटर यहाँ, ये है 10 किलोमीटर, ये है 20 किलोमीटर, और ये है 15 किलोमीटर। तो ए से बी तक गया ऐसे ऐसे घूमते हुए, तो कुल कितना तय किया, तो 5 10, 10 5 15, 15 15 30, 30 20 50, तो टोटल ये कितना गया, 50 किलोमीटर। ये क्या है, ये इसका दूरी है, क्या है, दूरी। लेकिन अगर इस दोनों के बीच में सीधे जाता तो ये 30 किलोमीटर में ही पहुंच जाता। तो ये क्या हो गया, ये सीधी रेखा में गया, तो ये न्यूनतम दूरी है। तो ये जो न्यूनतम दूरी है इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। तो दो बिंदु के बीच में तय की गई जो वास्तविक रेखा पर तय की गई जो है मान, वही दूरी कहलाता है। लेकिन दो बिंदुओं के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन, उसी को विस्थापन बोला जाता है। यही ये कहना चाह रहा, यही ये लंबा चौड़ा बात समझा रहा है कि सर देखो, ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की गई जो 60 किलोमीटर है, तरह विस्थापन का परिमाण भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए तक पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलो, विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर, इसलिए विस्थापन का परिमाण। ये क्या है, सिर्फ यही बात बता रहा कि अगर अगर यहां से अगर मान लो ए सी तक ऐसे गए, अगर बोलेगा कि यहां से हम यहां गए फिर यहां गए, तो
यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां गए, कुल दूरी पूछेगा कितना है, तो पहले जोड़िएगा 25 प्लस 10 है 35, 35 से 60, ये 60 वापस आ गया, फिर 35, तो 95 किलोमीटर। ये क्या हो गया, दूरी। लेकिन पूछेगा विस्थापन कितना हुआ, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट, विस्थापन पूछेगा तो क्या होगा, तो विस्थापन स्टार्टिंग पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट ये है, तो विस्थापन स्टार्टिंग और अंतिम के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। तो विस्थापन पूछेगा तो विस्थापन 25 किलोमीटर हुआ। वो इतना लंबा चौड़ा जो बताया जा रहा है यही बताया जा रहा कि ए ओ से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, ए से फिर सी गए, कुल दूरी कितनी तय हुई, तो 95 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना है, तो चला वहां से था, अंतिम रूप में कहाँ है, यहाँ, तो इस दोनों के बीच का न्यूनतम दूरी चेक कर लो, न्यूनतम कितना है 25, तो 25 किलोमीटर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ, जबकि 95 किलोमीटर दूरी यानी कि डिस्टेंस। ये इसके कहने का मतलब, ये बात आपको समझ में आ गई। यही बातें ये प्रॉपर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा है, तब तक वही चीजें कह रहा, फिर कुछ क्रियाकलाप दे दिया आपके सामने। देखो इससे पहले कह रहा है कि दो विभिन्न भौतिक राशियों ओ दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों का डिसाइड कहाँ से हुआ, ओरिजिन ओ से हुआ था। जो इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है, जो इसका ओरिजिन है मूल बिंदु, यहीं से तो डिसाइड किया जा रहा है कि दूरी कितना है या विस्थापन कितना, दूरी कितना है या विस्थापन कितना है। इसी दूरी दूरी निकालना था, ये टोटल दूरी निकालना था तो भी हमने यहीं से डिसाइड किया, और विस्थापन निकालना था तो भी यहां से डिसाइड किया, मतलब बिंदु यही लिया। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। तो जो बिंदु से, जिस बिंदु से दूरी और विस्थापन दोनों को डिसाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। उसी तरीके से गति में भी करेंगे हम लोग। एक क्रियाकलाप है, देख लेते हैं, छोटा सा क्रियाकलाप है, कुछ दिया, कह रहा है कि एक मीटर स्केल लीजिए, मीटर स्केल जिसे मीजर करते हैं हम लोग, और एक लंबी रस्सी लीजिए, ठीक है, एक बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उस किनारे से होते हुए जाएं। एक मीटर स्केल लीजिए, एक लंबी रस्सी लीजिए, अब बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए, ठीक है। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। किससे, मीटर स्केल से मापना है। दोनों भौतिक राशियों के मापन में क्या अंतर होगा, तो भैया ये जो दूरी होता है ये जितना वास्तविक तौर से चला है वो दूरी मापा जाता, और विस्थापन होता है कि जहां से चला और अंतिम रूप में जहां से पहुंचा उसके बीच का न्यूनतम दूरी निकाला जाता। बस सिंपल सा ये है। दोनों का यूनिट पूछेगा, दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। यही सब चीजें दी गई है, ठीक है। जैसे वही सिंपल है कि भारत के सड़क मानचित्र के सहायता से भुवनेश्वर नई दिल्ली के बीच के विस्थापन को ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं है, बोल रहा है कि वस्तुतः कुछ दूरी तय की गई, उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से चला बी तक, अब बी से वापस ए तक आ गया तो विस्थापन शून्य हो जाएगा, लेकिन दूरी होगा। मान लेते ए से बी 10 किलोमीटर, आया भी 10 किलोमीटर, तो दूरी 20 किलोमीटर हो गया, लेकिन विस्थापन शून्य, क्योंकि जहां से चला वापस वहीं आ गया, तो विस्थापन शून्य लेकिन दूरी होगा। दूरी कितना होगा, 10 + 10 20, तो दूरी हो जाएगा 20 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन 0 किलोमीटर। सिंपल सा, तो ये बिल्कुल होगा। यही सब छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं। आइए, ठीक है, सवाल देखना है क्या, कुछ नहीं है तो एक सवाल देख लेते हैं। ये सब बताया गया है, ये सभी के सभी आगे मिलेंगे आपको। एक किसान 10 मीटर की एक भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता। 10 मीटर भुजा, लो ये है 10 मीटर भुजा, ऐसे ही 10 मीटर भुजा, ठीक है। बोला है 40 सेकंड में चक्कर लगा, 2 मिनट 20 सेकंड में कितना होगा, तो 2 मिनट का मतलब हुआ 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 20, तो कितना हुआ 120 + 20 140 सेकंड, 140 सेकंड। और एक चक्कर लगाने में इसको 40 सेकंड लगता है, तो सोचो कितना चक्कर लगाएगा, तो 40 तिया 12 + 20, तो 3 चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर यहां से लगाएगा तो 40 सेकंड में एक चक्कर, क्या निकालना हमको, विस्थापन निकालना, ठीक है। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, तो जहां चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0। फिर एक और चक्कर लगाया अगले 40 सेकंड में, जहां चला वहीं पहुंच गया, विस्थापन 0। फिर अगले 40 सेकंड में जहां चला वहीं पहुंच गया,
तो 120 सेकंड में जहां से चला था वहीं पहुंच गया। अब बचा 20 सेकंड, तो 40, अब बचा 20 सेकंड। 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगाता है, 20 सेकंड में आधा, तो ऐसे चलेगा, ऐसे यहां पहुंचेगा। इसके बीच का विस्थापन कितना होगा? ये विस्थापन कैसे निकलेगा? मतलब हमको निकालना है विस्थापन, तो ये दूरी निकालने को बोला। दूरी कैसे निकलेगा? ये वर्ग है, वर्ग की भुजा 10 दी हुई है, तो ये विकर्ण कैसा होता है? 2√10, मतलब 2√10। तो अरे 2√10 नहीं, अरे लो, ये क्या होगा? मिट जा मिट जा, हाँ मिट गया। ये देखो, ये क्या है? वर्ग है, वर्ग की भुजा ए दिया हुआ है, तो इसका ये क्या होगा? डायगोनल या विकर्ण इसका क्या होगा? तो विकर्ण जानते हैं, √2a। √2a कितना? 10 मीटर, तो 10√2। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। तो मतलब हम इसमें क्या किया? कुछ नहीं, 2 मिनट था तो 140 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो कितना हो गया? 140 सेकंड टोटल हो गया। तो 40 सेकंड में एक चक्कर, अगले 40 सेकंड में दूसरा चक्कर, अगले 40 सेकंड में तीसरा चक्कर, तो 3 चक्कर में तो भैया जहां से चला वहीं वापस पहुंच जा रहा, वहीं वापस पहुंच जा रहा। तो अगले 20 सेकंड में कहा जाएगा? 10 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में यहां पहुंचेगा। ये विकर्ण निकालना, वही तो विस्थापन होगा, √2 × 10। तो भाई ये सवाल है, और ये सारे सवाल आपको मिलेंगे आगे चल, सब कुछ करवाए जाएंगे, डोंट वरी। कह रहा है एक समान गति और असमान गति। कह रहा है कि माना कि एक वस्तु की एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना कि पहले 1 सेकंड में ऐसे एक समान गति, मतलब उसकी गति क्या होगा? नियमित होगा हमेशा। अगर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से हमेशा चला तो हमेशा उसी से चले। ये असमान कब होंगे? कि पहला 1 घंटे वो 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा, और अगला 1 घंटे वो 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से चला, तो ये नियमित तो नहीं हुआ, तो ये असमान हो जाएगा। आइए समझते हैं, वही कहना चाह रहा। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे 1 सेकंड में भी 50, तीसरे में भी 50, चौथे में 50, तो इसको बोलेंगे 50 मीटर पर सेकंड के एक समान गति से ये चल रहा। मतलब एक समय अंतराल में, बराबर समय अंतराल में हमेशा बराबर दूरी तय कर रहा। इसका ही मतलब हुआ। कह रहा इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। मेन पॉइंट क्या है? वस्तु एक समान अंतराल में समान दूरी, समय का अंतराल समान, तो दूरी कैसा? वो भी समान है। इसको क्या बोलेंगे? उसकी गति एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। जनरली ऐसा ही होता, जनरली असमान ही तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति एक असमान गति के उदाहरण है। हम लोग भी जब बाइक चलाते हैं, आप सब चलाते हैं, तो क्या होता? कभी 50 के स्पीड से चलता है, कभी 5 के स्पीड से चलता, वो भीड़ भाड़ के इलाके के अकॉर्डिंग। ये क्या कह रहा? सो देखो, ये कह रहा है सारणी दिया हुआ, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में, वस्तु बी के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में। तो 9:30 बजे वस्तु ने 10 मीटर, वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी, तो 10 मीटर का दूरी तय किया। बी ने 12 मीटर का दूरी तय किया। लेकिन 15 मिनट बाद वस्तु ए ने 20 मीटर की दूरी तय किया, वस्तु बी ने 19 मीटर की दूरी तय किया। तो और फिर 15 मिनट बाद ये 30 मीटर पे चला गया और ये 23 मीटर पे चला गया। अच्छा, आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे सबका समय अंतराल सेम सेम है। 15-15 मिनट का गैप ए को भी मिला, बी को भी मिला। लेकिन अगर इसको सेम समय अंतराल मिला है, तो ये सेम दूरी 10-10 मीटर ही बढ़ाते जा रहा। मतलब 15 मीटर के समय अंतराल पे 10-10 मीटर का दूरी ज्यादा तय कर रहा हमेशा। लेकिन देखो, ये कोई ढंगे का नहीं तय कर रहा, ये कभी 7 है तो कभी 4, देख रहे हैं ना?
कभी 12 है। तो इसका कोई निश्चित नहीं है, तो ये असमान गति का उदाहरण हो गया। और ये कैसा हुआ? ये मतलब वस्तु ए एक समान गति से दूरी तय कर रहा है, जबकि वस्तु बी असमान गति से दूरी तय कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है क्या? ये क्या? अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे क्या दिया हुआ सो देखो, कह रहा है गति की दर का मापन। हम गति को मापना पड़ेगा, यूनिट चाहिए कि कोई वस्तु किस गति से दूरी तय कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड किस चीज में मेजर करे। तो देखो, आपने रोड पे देखा होगा ट्रैफिक वाले सिग्नल पे कि इस तरीके से लिखा होता है निर्धारित 50 किलोमीटर पर आवर कार गाड़ी चलेगी, जो ज्यादा भारी वाहन है वो 40 के स्पीड से चलेगी, ऐसा लिखा हुआ आपने देखा होगा। ठीक है, वो एक स्पीड दिया गया। अब जब मैच देखते होंगे तो देखते होंगे कि बॉल जब फेंका जाता होगा, बॉलर के द्वारा तो लिखाता होगा कि कितना मीटर पर सेकंड से बॉल फेंका गया, कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बॉल फेंका गया। ये आप सबने देख रखा है। तो उसी चीजों के बारे में अभी हमको जानना। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा कि चित्र 8.2 में दी गई स्थिति को देखें। ए में यदि गेंद की गति 143 किलोमीटर पर आवर है तो इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि अगर ये गेंद अभी जिस वेग से फेंका गया उसी वेग से फेंका जाए तो 1 घंटा में ये 143 किलोमीटर दूर चला जाएगा। इसका ये मतलब बी में दिए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? हमने बताया ही, कुछ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम इसी गति से चलेगा वो गाड़ी। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगे। कोई भी वस्तु मतलब दूरी दिया गया और दो अलग अलग वस्तु है, दो अलग अलग वस्तु अलग अलग समय भी लेता है उसको तय करने में। क्यों? क्योंकि उसका वेग भी अलग अलग होता है। कुछ धीमे चलते हैं, कुछ तेज चलते हैं। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकते हैं। मतलब दो वस्तु है, दोनों वस्तु की गति अलग अलग हो सकती है, या दोनों वस्तुओं की गति समान हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो चाल किसे कहते हैं? चाल कहते हैं कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बस बात खत्म। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी तो क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे मीटर पर सेकंड लिख लीजिए, या मीटर सेकंड, ये बट्टा नहीं लगेगा तो माइनस वो चला गया, या इसका ऐसा मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो या नियत ना हो, बस उसका वैल्यू चाहिए तो किस गति से वो गति कर रही। कह रहा है कि अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देने में प्राप्त होता। देखो, जनरली दैनिक जीवन में क्या होता है, जो वस्तुएं हैं वो एक समान चाल से नहीं चलती है, कभी तेज कभी धीमा। तो अगर किसी वस्तु की गति निकालना है तो उसका औसत चाल निकालेंगे, वही उसकी गति कहलाएगी। औसत चाल कैसे निकलेगा? तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो कितना दूरी आपने तय किया और यहां से वहां तक जाने में कितना समय लगा था, तो कुल दूरी को कुल समय से भाग दे देंगे, जो मिलेगा वही आपका औसत चाल कहलाएगा। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है कि वस्तु की औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता। औसत चाल वस्तु तय की गई कुल दूरी बाई कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? कितनी दूरी? एस दूरी। समय कितना? टी। दूरी बट्टे समय मतलब एस बाई टी। इसका मतलब होगा, बोलो भाई, यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो भी बराबर क्या हो जाएगा? एस बाई टी। भी क्या हो गया? चाल, वेग, वेलोसिटी। एस क्या हो गया? दूरी। टी क्या हो गया? समय। सिंपल सी बात है। ये तो आप लोग मैथ्स में ही पढ़ते होंगे, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
आइए इस उदाहरण के लिए समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो चाल कितना होगा? दूरी 100 किलोमीटर, समय 2 घंटा, तो 100/2, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा। हो गया। कार पूरे समय 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नहीं चली होगी। इसका मतलब कि यहां से जहां से शुरू किया गया, जहां पहुंचना है, उसके बीच की दूरी 100 किलोमीटर था। कभी तेज चला, कभी धीमा चला, कभी तेज चला, कभी धीमा चला, 2 घंटा का समय लिया। तो उसका एवरेज स्पीड कितना है भैया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो समान चाल से तो नहीं चली होगी हमें। इसका मतलब ये। इसमें क्या कह रहा? इसमें कह रहा है कि सर एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। अच्छा, पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो औसत चाल कितना होगा भाई? कुल दूरी 16 मीटर प्लस 16 मीटर, कुल समय 2 सेकंड प्लस 4 सेकंड, 16 16 32, 4 2 6, 6 पंचे 30, 5 पॉइंट समथिंग, यही ना होगा? देखो यहाँ पे क्या है, आ गया 32/6, 5.33 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है। यही चीजें क्या है इसमें, कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखेंगे इसके आगे। ओके, अब इसके आगे का देखते हैं। अब आगे क्या दिया हुआ? दिया हुआ दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ क्या? चाल। ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। ठीक है, चाल के साथ साथ दिशा को। कह रहा है कि वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहते हैं। मतलब कि जो सिर्फ ये बताता है कि कितना परिमाण है, उसकी गति कितनी है, उसका दर कितना, सिर्फ जो गति का दर बताता है उसको चाल बोलते हैं। और जो ये बतलाता है कि किस दिशा में वो गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है तो उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन किसी दिशा में है तो उस चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। मतलब जिसमें गति की दर भी हो, और मतलब चाल भी हो या गति की दर भी हो, साथ ही साथ दिशा भी हो, उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ध्यान में रहेगा क्या? चलो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की चाल को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता। किसी वस्तु का वेग समान अथवा असमान हो सकता। एक दिशा में वस्तु जाए, गति करे, तो उसका वेग कम या ज्यादा हो सकता है। जब उसका परिमाण कम या ज्यादा होगा तो उसका वेग भी कम या ज्यादा हो सकता। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में चलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम उसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है? सो देखो, क्या रहा है कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होते हैं। औसत चाल कैसे निकाला था हमने? कुल दूरी बटे कुल समय किया था। ठीक है, तो क्या निकला था हमारा? औसत चाल। यहां पे वेग कैसे निकलेगा? औसत वेग। तो जो प्रारंभिक वेग है और अंतिम वेग है उसका एवरेज निकालेंगे। तो कह रहा है यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किए जाते हैं। कोई वस्तु पहले किसी और वेग से जा रहा था, फिर किसी और वेग से गया, तो दोनों का अगर औसत वेग निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या करेंगे हम लोग? भाग दे देंगे। तो ये बोल रहा औसत वेग एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। वी एवरेज बराबर यू प्लस भी बाई 2। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं। भी किसको बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी को बोला जाता है।
v एवरेज क्या है, औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रा क्या होता है, समान होता है, और वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, दूरी और विस्थापन दोनों का मीटर होता है, जबकि चाल और वेग दोनों का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है क्या, ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पे दिया, क्या बोल रहा है कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दर्शाया। ओडोमीटर क्या होता है, जो दूरी को मापता, कोई गाड़ी कितनी दूर गया उस दूरी को मापने का काम कौन करता है, ओडोमीटर करता है। तो ओडोमीटर कितना 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता। मतलब जिस समय गाड़ी स्टार्ट किया ओडोमीटर पे लिखा हुआ था 2000 और पहुंच गए हम कहीं, तो हमने ओडोमीटर पढ़ा कितना लिखा हुआ था, 2400 किलोमीटर। तो कितना चला, तो 2400 माइनस 2000, 400 किलोमीटर ये क्या हुआ, दूरी तय किया। कितना, 400 किलोमीटर दूरी किया, और इसको तय करने में 8 घंटा का समय लेता। तो औसत चाल कितना होगा, तो 400 बट्टे 8, 8 पंचे 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। यही आपको इसने निकाला। मीटर पर सेकंड में निकालना होगा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं और सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 3.9 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से और न्यूमेरिकल दिया कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है, वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी तय करते हैं। 90 मीटर गई, 90 मीटर वापस आ गई, तो 1 मिनट में दूरी तय की, तो औसत चाल कितना होगा और औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, 0। और औसत वेग जो होता है ना, विस्थापन बट्टे लिया गया समय, तो यहां से गई तालाब के एक सिरे से वापस आ गई, तो विस्थापन 0। क्योंकि विस्थापन 0 तो औसत वेग 0, लेकिन औसत चाल होगा कितना होगा, तो 90 मीटर गई 90 मीटर आई 180 मीटर, और इसको कंप्लीट करने में कितना समय लिया, 1 मिनट का समय लिया। 1 मिनट ही लिया ना, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, मतलब 180 मीटर वो 60 सेकंड में गई, तो 6×18 3 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया, औसत वेग हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी मिलेंगे और आपको बताए हुए मिलेंगे आगे। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। देखो औसत वेग 0 हो गया, औसत चाल 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वेग विस्थापन से डिसाइड होता है और चाल विस्थापन से डिवाइड होता है, जबकि चाल दूरी से डिसाइड होता। अगर आप यहां से चले और वापस यहीं पर पहुंच गए तो विस्थापन 0 हुआ, और इस कंडीशन में वेग 0 हो जाएगा। बात समझ में आया। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा कह रहा, वेग में परिवर्तन की दर। ऐसे तो वेग में परिवर्तन की दर को तुरंत बोलते हैं, लेकिन आइए देखते हैं क्या कह रहा। किसी वस्तु की एक समान सरलेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन 0 है। मतलब अगर एक समान चाल से ही या एक समान वेग से कोई वस्तु चल रहा है, अभी भी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, आगे कुछ सेकंड के बाद भी 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ही चल रहा है, तो इसका वेग क्या हुआ, एक समान है, तो तुरंत क्या होगा, 0 होगा, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, इसका मान विभिन्न समय पर और विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा, 0 नहीं होता। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। त्वरण क्या है? त्वरण है एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन के माप। इकाई समय में वेग के परिवर्तन के माप को या वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है।
त्वरण वेग में परिवर्तन बट्टे लिया गया समय। मान लेते हैं पहले वेग u था, प्रारंभिक वेग कितना था u, कुछ समय बाद t सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो गया v हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, कोई वस्तु है, मान लेते कोई वस्तु है, इसका वेग कुछ है u, कुछ समय के बाद ये यहां पहुंचा, इसका वेग v हो गया, तो परिवर्तन कितना हो गया v माइनस यू, तो v माइनस यू, कितना समय लगा t टाइम, तो v माइनस यू बाई टी क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो ये एक फॉर्मूला, ये त्वरण का फॉर्मूला है, a बराबर v माइनस यू बाई टी, जहां u प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, v अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है, और a त्वरण है। इस प्रकार की गति को त्वरित गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि वेग के विपरीत दिशा में होगा तो इसको ऋणात्मक लिया जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसे निकला, तो देखो v माइनस यू, तो आएगा तो वेग ही ना आएगा, और वेग का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और नीचे में भी सेकंड है क्योंकि टाइम है, तो क्या हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कह रहे यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो इस वस्तु के त्वरण कैसे होंगे, एक समान होंगे। समान समय अंतराल में समान रूप से घटे या बढ़े तो उसका वेग, उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण भी एक समान होगा। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो एक समान रूप से त्वरित होती है, और इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसको क्या बोला जाता है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो इसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल g बोलते हैं, और पृथ्वी के लिए इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। ठीक है, आइए कह रहा है कि दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता। अगर किसी वस्तु का वेग समान रूप से बदलेगा तो उसका त्वरण भी समान होगा, लेकिन अगर किसी वस्तु का वेग असमान रूप से बदलेगा तो उसका त्वरण भी असमान होगा। उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करे, समय अंतराल समान है लेकिन असमान दर से चाल परिवर्तित कर रहा है तो उसका त्वरण भी असमान हो जाएगा। तो कार असमान त्वरण के साथ क्या है, गतिमान है। ध्यान में रहेगा क्या, ये कह रहा है कि आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे, गति की दिशा में त्वरण, गति की दिशा के विरुद्ध में, तो ये बिल्कुल सही बात है। और ये सभी एक छोटे से न्यूमेरिकल है, और ये सारे न्यूमेरिकल आपको आगे के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। देखना है देख लीजिए। विराम अवस्था से राहुल, विराम अवस्था से मतलब अभी रुकी हुई है, जब रुकी हुई है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता और 30 सेकंड में, तो टाइम कितना दे दिया गया, टाइम दे दिया गया 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, मतलब ये भी दे दिया, तो u दे दिया 0, भी दे दिया 6, टाइम दे दिया t 3। कह रहा वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग पहले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता। पहले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड होता है, तो दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण ज्ञात करना। ठीक है, आइए देखें पहले स्थिति में क्या। पहले स्थिति में u बराबर 0 हमने आपको बताया, v बराबर 6 मीटर पर सेकंड बताया, t 30, तो a बराबर v माइनस यू बाई टी होता है। v कितना हो गया 6, u 0, t कितना हो गया 30, तो 6/30, 6 पंचे 30, 1/5 बराबर 0.5 2 10, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया पहले स्थिति में। लेकिन दूसरी स्थिति क्या दी हुई है, आइए दूसरी स्थिति को देख लेते हैं। दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि जैसे वो भाई साहब ने क्या किया, ब्रेक लगाया, देखो 0.2 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या, उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाया तो पहले चल रहा था 6 मीटर पर सेकंड से, अब ब्रेक लगाया तो 4 हो गया, तो u हो गया 6, ब्रेक लगाने पर 4, टाइम 5, तो a बराबर हो गया v माइनस यू बाई टी। v कितना 4 माइनस 6/5, 4 में 6 गया 2, 2/5, 5 के 20, 0.4, वो भी निगेटिव में। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से जो भी संबंधित क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको मिलेंगे। आगे कह रहा है गति का ग्राफीय प्रदर्शन।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्रायः ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। आप जब मैच देखते होंगे तो कोई टीम कितना रन बनाया है आपको ऐसे रन ऐसे दिखाया जाता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, यह आपने देख रखा है ग्राफ। ठीक है, सरलेखीय ग्राफ से इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, आपने देखा। बोल रहा है किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग, या दूसरी राशि जैसे समय पर। कह रहा दूरी समय ग्राफ क्या है? तो वैसा समय ग्राफ जिस ग्राफ में दूरी और समय को दर्शाया जाएगा, दूरी समय ग्राफ होगा। जैसे समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर इस लाइन पर एक्स अक्ष पर टाइम को लिया जाता है, समय को लिया जाता है, और इस लाइन पर दूरी को या वेग को या चाल को लिया जाता है। जब जो चीज डिसाइड दर्शाना पड़ेगा तब। कह रहा है कि इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष और दूरी को वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है। एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है। जैसे देखो यहां पर देखो क्या किया है, ये एक्स एक्सिस है, इस पे क्या टाइम लिया, ये वाई एक्सिस है, इस पे हमने दूरी ले लिया, और 20 मिनट में ये यहां पहुंचा, 40 मिनट में ये यहां पहुंचा, ये 60 मिनट में यहां पहुंचा। तो कितने मिनट में ये कितना दूर गया ये कैसे पता चलेगा? तो इस बिंदु को इधर ले जाएंगे और चेक करेंगे ये कितना किलोमीटर दिया हुआ। इस तरीके से आप लंबा चौड़ा डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ के माध्यम से दिखा सकते हैं, और ऐसे दिखाए जाते हैं। कह रहा हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है, मतलब हर एक घंटे में वो 50 किलोमीटर ही जा रहा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो इसकी चाल एक समान होती है। लेकिन अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो उसकी चाल असमान कहलाएगी। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती है। तय की गई दूरी जो है ना, लिए गए समय के समानुपाती। समय बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा। कह रहा इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक कैसा होगा? ऐसे भी समानुपाती का ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होता है, एक सरल रेखा होता। जब भी सीधा समानुपाती का ग्राफ निकालना होगा तो वो क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ बनता है। आइए देखते हैं इसमें क्या। ग्राफ का ओ विभाग दर्शाता है कि दूरी एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल किससे प्राप्त होती है? दूरी समय ग्राफ से। ऐसा करने के लिए चित्र आदर्श नंबर 3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को ले। बिंदु ए से एक्स अक्ष के समानांतर एक रेखा, बिंदु बी से वाई अक्ष के समानांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज एबीसी बनाती है। अब ग्राफ पर एबीसी समांतराल ये सब लेने की बात कर रहा है। क्या है? आइए इधर देखते हैं। 8.3 की बात कर रहा है। 8.3 यहां आपको दिया गया, 8.3 आपको तस्वीर में दिया गया। और अगर मान लेते हैं निकालना है तो यहीं पे निकालना है। मान लेते हैं बिंदु बी और यहां बिंदु ए है। ठीक है, तो एक लाइन नीचे इधर ड्रॉ करो, एक लाइन इधर ड्रॉ करो। यहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ करो, एक लाइन इधर ड्रॉ करिए। तो ये कितना टाइम है? ये टाइम आपको मिल जाएगा। ये अंतराल कितना है? तो 60 में से 40 गया, 20 मिनट का अंतराल मिल जाएगा। और इधर पे अंतराल मिल जाएगा कितना? तो ये 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो कितना? 10 किलोमीटर का अंतराल मिल जाएगा।
बोलो। तो ये 10 किलोमीटर जाने में कितना लिया? 20 मिनट लिया। 10 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लिया। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा तो कैसे करेंगे? 10 किलोमीटर है तो 1000 से गुना के मीटर में कन्वर्ट हो गया। ये 20 मिनट है, 60 सेकंड से गुना के तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व होगा? देखो, ये शून्य से शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 500। फिर शून्य से शून्य कट गया, 2 तिया 6, 2 25। तो 25 में 3 से गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 अठे 24, 8 पॉइंट समथिंग, इतना मीटर पर सेकेंड हुआ। समझे क्या? तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये कब होगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब चाल असमान होगा। जब एक समान होगा तो सीधा ग्राफ होगा, और असमान होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। एग्जाम में ऐसा पूछा जाता, ऐसे दे देगा, बोलेगा असमान के लिए ये ग्राफ है, एक समान के लिए ये ग्राफ। ठीक है। तो एक समान चाल से रहेगा तो सीधी रेखा जाएगी, असमान के लिए टेढ़ी रेखा जाएगी। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 8.4 में दर्शाया गया। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति 8.3 में दिए गए ग्राफ से क्या है? भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। मतलब समय के साथ कार क्या हो रहा? घट रहा, बढ़ रहा, उसको ये दर्शाता। बोला इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय प्रदर्शन है जो व्यक्त किया। अब है वेग समय ग्राफ। वैसा ग्राफ जिसमें एक्स अक्ष पे समय लिया जाए, वाई पे वेग लिया जाए, इस ग्राफ को वेग समय ग्राफ बोलते हैं। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता। आपके सामने यह है वेग समय ग्राफ। अगर एक समान चाल से गतिमान किसी कार का चाल निकालना, का ग्राफ निकालना, देखो तो यहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम क्या है? t2 है। यहां से यहां गया, टाइम बदला, लेकिन चाल क्या हुआ? देखो t1 पे जितना चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, t2 पर भी इसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो, ऊपर या नीचे कहीं नहीं गया। तो इसको बोलेंगे क्या? एक समान चाल। मतलब समय तो बढ़ रहा है लेकिन चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा, तो इसको बोलेंगे एक समान चाल। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक समान चाल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? ओके। तो सिंपल सा ये है कि अगर ग्राफ ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा, और यहां पे ये चाल दिया हुआ, और ये क्या है? समय दिया हुआ। इसका मतलब समय तो बढ़ेगा लेकिन चाल हमेशा नियत रहेगा। ठीक है। तो इसको बोलेंगे एक समान चाल। उसी चीजों को ये प्रॉपर तरीके से बार बार लिख रहा है। कह रहा है कि इस ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पे, हमने बोला ये कि हमेशा एक्स अक्ष पे टाइम लिया जाता, वाई पे या तो दूरी लेंगे, चाल लेंगे, वेग लेंगे, कुछ भी। वेग को वाई पे दर्शाया गया। यदि एक वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमने बोला, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वेग गति कर रहा था, वस्तु गति कर रहा था, जो हमने आपको दिखाया। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग और समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग, एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग और समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे यह प्राप्त करना है कि यहां से चल के यहां पहुंचा, इस लाइन से ड्रॉ करता हूं, यहां से चल के यहां पहुंचा, यहां से चला यहां तक पहुंचा और एक ही चाल से चला, तो कितना विस्थापन निकला ये बताइए। तो ये पता चलेगा, इसका एरिया निकाल दो। अगर इस का पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे, एरिया निकाल देंगे, तो पता चल जाएगा कितना विस्थापन हुआ। ये कहना चाह रहा है ये। ठीक है। इसी चीजों को ये क्या किया है? दर्शाया है, और यहां पे बताया है कि भैया चतुर्भुज एबीसीडी का क्या होगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ही दर्शाएगा कि क्या दूरी या विस्थापन होगा। इन बातों को ये बताने का प्रयास कर रहा। कह रहा है कि वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से
त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता, सही बात है, कार के इंजन को जांचने के लिए प्रॉपर वर्क करता नहीं, सर्विसिंग जब कराने जाते होंगे तो वो जो स्ट्रेट रास्ता होता है, पाथ होता है, उस पे गाड़ी को दौड़ाता है एक नियत लगभग वेग से। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है, तो कार का वेग विभिन्न समय पर मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आर में सारणी में प्रदर्शित कर रहा है। मतलब कार की जांच हो रही है तो हर 5 सेकंड में ये देख रहा है कि कितना स्पीड दिख रहा, मतलब जीरो टाइम में जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसका 0 मीटर पर सेकंड वेग दिखेगा, लेकिन अगले 5 सेकंड में देखा कि उसका वेग 2.5 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में देखा 5 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड पे देख रहा 7.5, 20 पे देख रहा है 10, 25 पे देख रहा है 12.5, 30 पे देख रहा है 15। देखो तो एक कंटिन्यू बढ़ रहा और कितना 2.5 मीटर पर सेकंड के से बढ़ रहा है। क्लियर है क्या? अभी है कह रहा इस स्थिति में कार की गति के लिए, इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ 8.6 में प्रदर्शित किया गया। कार की प्रकृति यह बताती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता। क्या बोल रहा है? समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा। मैंने आपको 12 बोला है कि सीधा समानुपाती रहेगा तो एक समान अंतराल में सीधी रेखा बनाएगा। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर मान लो कि इसको हम क्या मिनट में ले, सेकंड में ले, क्या दिया हुआ है इसमें? सेकंड में दिया हुआ, जिसमें दिया वही लेते हैं सेकंड में। तो अगले 10 सेकंड, ये क्या है 10 सेकंड, और ये क्या है वेग है, तो 10वें सेकंड इसका वेग यहां पर है और ये कितना है 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगले 10 सेकंड में इसका वेग है 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब 20 सेकंड यहां पे आओगे तो इसका वेग बढ़ के कहां चला गया? यहां 40 किलोमीटर पर आवर। देखो जरा, मतलब ये 10 सेकंड बढ़ा तो इसका वेग कितना बढ़ गया? 20 से 40। तो एक अनुपात है, इसका निश्चित अनुपात है, ठीक है। इसलिए इस रेखा कैसी है? ये रेखा एक सीधी रेखा, ठीक है। तो ये सीधी रेखा को दर्शाता है। कह रहा है कि आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन के परिमाण। अगर आपको क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है, तो वेग समय ग्राफ का क्या निकाल लीजिए? क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वही दूरी या विस्थापन को दर्शाएगा। यही इसमें चार्ट में सिंपल सा बोल रहा है, ठीक है। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर मान लेते हम चाहते हैं कि यहां से कार चलकर यहां तक पहुंचा तो कितना दूरी या विस्थापन है, तो इस एरिया को निकालिए, वही एरिया इसको दर्शाएगा कि क्या होगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे आइए। इसमें क्या कह रहा सो देखो, इसमें क्या कह रहा सो देखो। इसमें कह रहा है कि प्रवर्तित हो रहा है, यही क्षेत्रफल आपको निकाल के दर्शाया है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्षेत्रफल है। देखो ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी प्लस हाफ ए डी इंटू डी ई, तो ए बी इंटू बी सी कैसे निकाला? ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल अलग निकाल लिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस ए डी इंटू हाइट डी ई अलग निकाल लिया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से ये दर्शाया गया। यही चीजें दी गई है। ये जो दिखाया जा रहा है ए में, ग्राफ ए में, ग्राफ बी में, ये क्या है? ये असमान को दर्शा रहा। मैंने बार बोला है कि असमान रहेगा तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा रहेगी, मतलब सीधी नहीं रहेगी, सिंपल सी बात।
कभी वेग बढ़ेगा, जैसे देखो समय बढ़ रहा तो वेग बढ़ रहा, समय यहां तक बढ़ा वेग बढ़ा, लेकिन अब समय बढ़ रहा तो वेग घट रहा, फिर समय बढ़ रहा तो वेग, तो समय तो कंटिन्यू बढ़ते रहता है लेकिन वेग घट रहा बढ़ रहा, जैसे बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा घट रहा, तो ये क्या हो गया, असमान हो गया। समय तो कंटिन्यू बढ़ेगा ही साहब, लेकिन यहां वेग क्या हो रहा, घट रहा। समझ में आ रहा? चलो इसमें क्या करा, सो देखो ऐसे ही छोटा सा उदाहरण दिया गया है। क्या है, तो देखिए फ्यूज और सानिया द्वारा अपने साइकिलों पर अलग अलग समय में तय की गई दूरी है। इन सभी से समझाने का सिंपल सा इसका मतलब इतना ही है कि एक समान वेग से एक समान चाल से कोई वस्तु गति करेगी तो उसके द्वारा जो ग्राफ बनेगा वो सीधी रेखा में होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और असमान वेग से असमान चाल से चलेगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक समान नहीं होगा। यही इस पूरे कहानी का मतलब है। अगर कोई वेग समय ग्राफ दिया है या चाल समय ग्राफ दिया हुआ है, उससे अगर दूरी या विस्थापन निकालना है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन कितनी होगी, तो उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, वही उसको बताएगा कि कितना दूरी या विस्थापन है। इसे कहने का सिंपल सा मतलब इतना ही है। अब आइए ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो पहली बात तो हमको समझना होगा गति के समीकरण क्या और कितने हैं। तो गति के 3 समीकरण। अगर आपसे पूछ लेगा गति का समीकरण किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा गति का समीकरण किसने दिया, तो गैलीलियो ने दिया। गति की परिभाषा किसने दी, गति का समीकरण किसने दिया, गैलीलियो ने। गति की परिभाषा किसने दी, तो भाई गैलीलियो ने। लेकिन गति का नियम किसने दिया, ये पूछ लेगा। लेकिन गति का नियम किसने दिया अगर ये पूछ ले, तो न्यूटन ने। गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने। गति की परिभाषा किसने दी, गैलीलियो ने। गति का समीकरण किसने दिया, गैलीलियो ने। अब हम यहां पे आते हैं कितने समीकरण, तो इसके मुख्य 3 समीकरण है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको याद रखना। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। जहां पर u का मतलब हुआ प्रारंभिक वेग। कोई वस्तु जब गति कर रहा है तो शुरुआती दौरान जो उसका वेग होगा, आरंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, उसी को u बोलेंगे। भी बोलते हैं किसी वस्तु के अंतिम वेग को, ठीक है। कुछ समय के बाद उसका वेग जो परिवर्तित हो जाता है उसको अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है, उसको भी बोलते हैं। टी किसको बोला जाता है, तो टी बोला जाता है कि जो समय लिया गया उसको टी बोलते हैं। ए त्वरण, एक्सेलरेशन को बोला जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एस क्या हो गया, विस्थापन या फिर दूरी हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि जहां सबका क्या मतलब है हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है वेग समय संबंध के लिए समीकरण कौन होगा, वेग और समय संबंध के लिए समीकरण कौन होगा। तो इसको याद रखने के लिए एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि वेग समय संबंध के लिए कौन सा समीकरण होता है। तो याद रखिएगा वेग समय संबंध के लिए गति का प्रथम समीकरण होता। कौन सा, प्रथम समीकरण। कैसे, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी। u और a को हटाइए, v और t बचेगा, तो v वेग हो गया, t क्या हो गया आपका, समय। तो वही कह रहा है कोई वस्तु जो कि एक समान त्वरण के साथ चलती है, एक समान त्वरण के साथ चलती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसके वेग समय ग्राफ को ले, जैसा कि चित्र 8 में प्रदर्शित है। चित्र देख लिया जाएगा, क्या है देख लिया जाएगा। कह रहा वेग एक समान दर एक के साथ परिवर्तित होता है। चित्र 8 में बिंदु, ये बहुत सारी चीजें दी गई हैं, कुछ नहीं है, ये सिंपल सा चित्र देखने की बात करा। आइए हम चित्र देखते हैं। पहले आपको चित्र देखना पड़ेगा। चित्र आपके सामने यहाँ, चित्र आपके सामने यहाँ है, आइए इधर देखते हैं। ये 8.8 यही चित्र है जिसकी चर्चा ये कर रहा है। कोई वस्तु अगर यहां से चलना प्रारंभ किया, इसका वेग कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं u है। वस्तु अभी वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट हम यहां से ले रहे हैं, टाइम हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लेते कोई वस्तु गति कर रहा,
इधर से गति करता हुआ आ रहा, लेकिन हम टाइम यहां से कंसिडर करेंगे तो यहां पर तो टाइम 0 होगा, लेकिन वेग कुछ ना कुछ तो रहेगा। बल लगाया और तो वस्तु और गति करेगा और वेग बढ़ जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो यहां पे u कुछ ना कुछ है, v कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जहां पर u है वहां पर टाइम 0 कंसिडर किया गया। तो वही बात बोल रहा, यहां पे क्या किया इसने, यहां पर क्या किया, यहां पे क्या किया, यहां पे टाइम क्या हो गया 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहा, लेकिन वेग कुछ ना कुछ u है। कुछ समय अंतराल के बाद ये बिंदु यहां पे पहुंचता और ये वस्तु गति करते हुए यहां पर b पर पहुंच जाता। तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, टाइम t लगेगा, लेकिन इसका वेग क्या हो जाएगा, पहले u था अब वेग इसका v हो जाएगा। तो पहले वेग इसका u था अब वेग v हो गया और वस्तु a से b तक पहुंच गया। तब हमको पहला समीकरण निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा। तो पहला समीकरण त्वरण किसको बोलते हैं, सो देखो त्वरण किसको बोला जाता, त्वरण किसको बोला जाता, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हो गया, ये पूरा v हो गया, ये पूरा v मतलब BC और स्टार्टिंग में कितना था, ये OA, तो OA बाय टाइम कितना लिया OC। BC को v बोलेंगे, OA को u बोलेंगे और इसको t बोलेंगे, तो v माइनस u बाय t हो जाएगा। सही बात है क्या। आइए इसी चीज को ये दर्शा रहा, इसी चीज को ये क्या कर रहा है, दर्शा रहा। यहां पे देखो कह रहा है कि BC बराबर BD प्लस DC, ये क्या है, सो देखो और देखिए, आइए देखिए तस्वीर तो थोड़ा सा हल्का से छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, थोड़ा सा और छोटा हो जाए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, तो देखो कह रहा है कि BC यहाँ पे B था, यहाँ पे C है, तो ये BC बराबर क्या होगा, BD प्लस DC होगा ना। BD को BD लिखा और ये DC किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा, तो OA हो गया। OA का मान क्या है, इतना U है लिखा हुआ, इसका मान कितना है BC का, V है, वही हो गया। तो V बराबर BD प्लस U, तो BD बराबर क्या हो जाएगा BD, ये BD बराबर क्या होगा V माइनस U। ये क्या है, कुछ नहीं है। इसको अगर समझाने का प्रयास करा तो इस तरीके से प्रयास करा, क्योंकि ये सब ऊपर नीचे लिखा हुआ रहता है, बहुत सारे कथा लिखा हुआ रहता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। इसको U बोला, यहां से यहां तक को T बोला गया, ये पूरे को V बोला गया, तो इसको कितना बोलेंगे, तो पूरा भी है, ये पूरा भी है, ये पूरे भी में से u घटा देंगे, पूरे भी में से, ये पूरे भी में से u घटा देंगे, तो ये कितना बचेगा, v माइनस यू ने बचेगा। ये पूरा भी है, ये पूरा u है, पूरा भी में से पूरा u घटा देंगे तो ये v माइनस यू नहीं बचेगा, तो ये v माइनस यू बचेगा। इसी की बात ये लंबा चौड़ा कहानी में कर रहा है और उसी से समीकरण निकालेगा। बोला था ना कि वे एक क्या है, वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, पूरा भी था, ये u था, पूरा भी था, ये u था, परिवर्तन कितना हुआ v माइनस यू। तो यहां हो गया v माइनस यू, लिया गया समय t, तो हो गया v माइनस यू बाई टी। और यही प्रूफ किया हुआ v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, चलो आ जाइए। ये कैसे हुआ, तो बी डी बराबर v माइनस यू, u बराबर देखो ये कैसे हुआ, देखो BC बराबर BD प्लस DC, BD का BD लिखा, DC का पे OA लिखा, ठीक है। BC कितना है, V है, ठीक है। तो हम क्या पाते हैं, चूंकि ये BC बराबर BD प्लस OA लिखा, BC बराबर BD प्लस OA लिखा, और BC क्या है V, BD का BD लिखा, OA क्या है U, तो BD क्या हो जाएगा V माइनस यू, तो BD हो जाएगा V माइनस यू। परिवर्तन यही ना है, ये परिवर्तन ये समय, तो BD बाई
AD, BD बाई AD क्या होना चाहिए यहाँ पे, BD बाई AD। देखो BD बाई AD, तो BD यही तो हो गया V माइनस यू बाई टी बराबर A। तो आरे तिरछी गुना हो गया V माइनस यू बराबर AT, तो V बराबर हो गया U उधर चला गया U प्लस AT। सिंपल सी बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा क्या दिया है, समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। ये कौन सा है, ये सेकेंड इक्वेशन है। और क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या होता है, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U और A को हटा दीजिए, इधर क्या बचा S, उधर कितना बचा T, वो भी T ही है। तो क्या क्या हुआ, S मतलब स्थिति और T मतलब समय, मतलब समय स्थिति के बीच संबंध कौन दर्शाता है, द्वितीय समीकरण। ठीक है, और ये कैसे निकलेगा, तो ये इसके हमने बताया था कि द्वितीय समीकरण में क्या होता है, S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता। मतलब आपको निकालना है दूरी। दूरी कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकालने से, हमने आपको बता रखा। दूरी कैसे निकलता है, क्षेत्रफल निकालने से। तो ये वस्तु यहां से यहां पहुंचा, कितना दूरी तय किया, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो इसके द्वारा ये टोटल क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल आप निकाल देंगे, दूरी निकल जाएगा। तो ये क्षेत्रफल देखिए दो हिस्से में बटा हुआ है, ये एक आयत और ये एक ट्रायंगल। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये लंबाई T, ये चौड़ाई क्या हो जाएगा U, ये U है, ये भी U, तो हो गया UT, U इंटू टी हो गया UT। इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2। बेस कितना है, बेस है T, ये कितना है, देखो तो ये पूरा भी था, ये पूरा भी था, ये U था, तो ये कितना होगा V माइनस यू। सोचो, ये हो गया V माइनस यू। इसको क्या लिखोगे, देखो V माइनस यू बराबर AT होता है, तो यहां पे लिख दोगे हाफ T और AT, तो हो गया हाफ AT स्क्वायर। तो पहले था UT, अब हो गया हाफ AT स्क्वायर, दोनों जुट गया, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही तो है, इसी को ये लंबा चौड़ा करके लिख रहा है, बार बार प्रूफ कर रहा। क्या निकाला, OABC का क्षेत्रफल, OABC, OABC का क्षेत्रफल, ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसको समलंब चतुर्भुज के तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू A प्लस B, मतलब OA प्लस B, BC और हाइट OC। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये आयत का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग, इस तरीके से भी हम निकाल सकते। दोनों तरीके से निकाला जा सकता है। और निकालने के बाद जस्ट हमने आपको प्रूफ करके बताया कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आता। ये दूसरा समीकरण था। अब कौन से समीकरण होंगे, अब तृतीय समीकरण की बात होगी। कौन सा समीकरण, तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण क्या है, तृतीय समीकरण है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, या इसी को लिख दिया जाए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, एक ही बात। तो ये किसके भी संबंध को दर्शाएगा, U को हटाइए, A को हटाइए, तो V और S, V मतलब वेग, S मतलब स्थिति, तो वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चित्र आर्ध में प्रदर्शित वेग समय ग्राफ से वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण A से T समय में तय की गई दूरी S को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज OABC द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल द्वारा प्रदर्शित किया गया, अर्थात S बराबर समलंब OABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सो बताइए। तो OABC का क्षेत्रफल निकाला गया है, और इस क्षेत्रफल निकालने के बाद ये प्रूफ हो गया। कैसे क्षेत्रफल निकाला गया, देखो OABC का क्षेत्रफल, OABC, फिर से ग्राफ हमको ऊपर जाना पड़ेगा। आ जाइए एक बार चल लेते हैं। देखो OABC का क्षेत्रफल आपको निकालना, तो क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज से निकाल लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं
1/2 इंटू सम ऑफ साइड्स ए प्लस बी इंटू हाइट, बैठा दिया गया। ऐसा था ना चित्र, चित्र ऐसा था ना, यहां ए था, यहां बी था, ये यहां सी था, ये यहां डी था, ऐसा ही था ना? अरे ऐसा ही था ना। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल पूरे का, तो 1/2 का 1/2 हो गया इंटू ये साइड, तो ये हो गया u, ये साइड ये हो गया v, इंटू ये क्या हो गया t, हो गया। अब t का वैल्यू बैठा दिया गया, यही ना क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई इंटू 1/2, यही होता है। तो देखो u प्लस भी बाई टू को u प्लस भी बाई टू ही लिखो, u प्लस भी बाई टू लिखा, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम को v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए लिखा। इसको सॉल्व किया तो अपने आप क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। सर कैसे आ गया सॉल्व करने पे? सॉल्व करके दिखाइए, कुछ बच्चे को हो सकता है, तो लो सॉल्व कर देते हैं। देखो v प्लस यू इंटू यू तो समझ में आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2a बराबर s। आरे तिरछी गुना कर दीजिए, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, प्रूफ हो गया, या 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ही बात। समझ में आया क्या? चलो ऐसे ही छोटे छोटे ये न्यूमेरिकल दिए गए हैं, और ये सभी के सभी न्यूमेरिकल आपको आगे के सेक्शंस में मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं क्या है, जैसे मान लो कुछ भी दे दिया, अगर देखना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देख ही लेते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाओ, हाँ थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, अब ठीक है, अब ठीक है। जैसे क्या दिया देखना चाहते हैं, देख लीजिए। कह रहा एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, विराम से मतलब रुका हुआ था, तो यू हो गया 0 से 5 मिनट में, टाइम दे दिया 5 मिनट, याद रखिएगा ऐसा यूनिट सेकंड होता, तो 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 1 मिनट में 60 सेकंड, 5 मिनट में 56 300 सेकंड, और 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसा है मात्र मीटर पर सेकंड होता है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में गुना कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, 18 एकम 18, 18 छके 72, 4 बच्चे 20 मीटर पर सेकंड, तो u हो गया 0 मीटर पर सेकंड, v हो गया 20 मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया 300 सेकंड, तुरंत निकल जाएगा क्या? v माइनस यू बाई टी, कुछ है क्या? v माइनस यू बाई टी कुछ नहीं है। इसी तरीके से न्यूमेरिकल्स ये बनाए गए हैं, सभी आपको आगे मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस बनाए हुए ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में सबको बना दिया गया है और सबको बताया गया, क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में बना दिया गया है और सब आगे हमने बताया। चलिए कह रहा है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। कह रहा है कि जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु क्या है? त्वरित। किसमें परिवर्तन होता है? वेग में। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु में क्या है? त्वरण है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकते हैं। वेग में परिवर्तन या तो वेग के परिमाण में परिवर्तन हो जाएगा या फिर उसके दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा? पर वो त्वरित कहलाएगा। अब सोचो कि कोई वस्तु वृत्ताकार गति कर रहा है और 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, कितना? 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मान तो नहीं बदलेगा लेकिन दिशा हमेशा बदल रहा। इस बिंदु पर इसकी दिशा इस साइड है, इस बिंदु पर इसकी दिशा इस साइड है, इस पॉइंट पर इसकी दिशा इस साइड में, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर हर बिंदु पर दिशा जो होता है वस्तु की स्पर्श ज्या के एलोंग होता है, टेंजेंशियली होता। क्या कहता? आगे कुछ कहता होगा, देख लेते हैं।
कह रहा है कि वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकते हैं। क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिमाण को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम कोई पत्थर के टुकड़े को ऐसे किसी चीज में बांध के, धागा से बांध के ऐसे घुमाते हैं तो ऐसा ही कुछ होता। किसी बंद पथ या मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। चित्र 8.9, एक एथलीट को एक आयताकार पथ एबीसीडी के अनुसार दर्शाया गया। क्या है? यहां पे आयताकार पथ दिया गया। ये भाई साहब यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और सर्कुलर टाइप का बनाया गया, थोड़ा सा सर्कुलर। अब इसको और बनाया गया, बनाते बनाते ये कैसा कर दिया गया? वृत्ताकार कर दिया गया। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हर बिंदु पर, यहां पे हर बिंदु पर दिशा बदलेगा, जबकि इस सब में क्या है, यहां से एक बार दिशा बदला तो यहां से यहां तक नियत है, फिर दिशा बदल गया लेकिन अब नियत है, फिर दिशा बदल नियत है, लेकिन इसमें हर बिंदु पर दिशा बदलती है। मान ले कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षटकोणीय में चले तो एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार घूमना पड़ेगा। नहीं, देखो, अगर इसमें 4 बार घूमना पड़ेगा, इसमें 6 बार घूमना पड़ेगा, इसमें 8 बार घूमना पड़ेगा और इसमें हर बिंदु पर घूमना ही पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई? ये त्वरित हो जाएगा। कह रहा है कि यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती। जितना भुजा होगा मुड़ने की दिशा उतने ज्यादा होगी। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग कैसा हो जाएगा? वृत्त के समान हो जाएगा। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता, उसके परिमाण में परिवर्तन के कारण नहीं होता, उसकी दिशा में परिवर्तन के कारण होता। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण क्या है? नियत है वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता एक एथलीट त्वरित गति का उदाहरण है। दिक्कत नहीं है। त्वरण जो है ना, सिर्फ परिमाण में परिवर्तन के कारण नहीं, दिशा में परिवर्तन के कारण भी होता। कह रहा हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है और क्षेत्रफल πr² होता। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t सेकंड का समय लेता है तो v क्या होगा? सोचो, इसका केंद्र r है, अरे केंद्र कुछ है, O है, मान लेते हैं इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या r है, तो भाई ये यहां से चलेगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो वो कितने, इसके परिधि के बराबर होगा, वो 2πr के। तो कुल दूरी 2πr, लिया गया समय t, तो v बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय, तो 2πr/t, तो 2πr/t हो गया। तो v बराबर 2πr/t हो जाएगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। ऐसा आपने पत्थर के टुकड़े को बांध के घुमाया ही होगा बचपन में। पत्थर नियत परिमाण के वेग से वृत्तीय पथ को निर्दिष्ट करता। ठीक है। कह रहा है कि ध्यान पूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में वह उस क्षण गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। कहने का मतलब यह है कि एक पत्थर का टुकड़ा, उसको बांध के आप घुमा रहे हैं, और अगर यहां पे छोड़ेंगे तो इसके सीधे में जाएगा, ऐसे घुमा रहे यहां पे छोड़ेंगे इसके सीधे में जाएगा, यहां इसे घुमा रहे ऐसे छोड़ेंगे तो आपके सीधे में आएगा। मतलब जहां पे छोड़ेंगे वहां पे जो टेंजेंट होगा उसी की दिशा में वो पत्थर आगे जाएगा। मतलब हर बिंदु पर उसकी अपनी एक अलग दिशा होती है।
कह रहा है जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्र या डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे क्या करता है, अपने हाथ में पकड़ता है तथा अपने शरीर को घुमाकर, कभी गोला आपने फेंका होगा तो गोला फेंकने के लिए ऐसे ऐसे घुमाते हैं और तब घुमाते हैं, क्यों, तुरंत लाने के लिए। ठीक है, कह रहा है अपने हाथ में पकड़ता और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इस दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार इत्यादि। ये सभी क्या है, वृत्तीय गति के उदाहरण। चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, आइए इस पॉइंट को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सीखा कि स्थिति में परिवर्तन एक गति है। कोई वस्तु यहां पर है, यहां से हट के वहां चला गया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, उसी परिवर्तन को गति कहते हैं। द चेंज इन पोजिशन इज नोन एज मोशन। ओ भाई, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहता है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। सही बात। दूरी एक्चुअल पाथ को बोलते हैं, विस्थापन न्यूनतम दूरी को बोलते हैं। एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदल रहा। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में तय किया गया विस्थापन उसका वेग। मतलब चाल कैसे निकलेगा, दूरी बट्टे चाल निकालना है तो दूरी बट्टे समय, और अगर वेग निकालना है तो विस्थापन बट्टे समय। वेग निकालना है तो क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय होगा। वेग निकालना है तो क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय होगा। क्या कह रहा, सो देखो, कह रहा प्रति इकाई समय वस्तु जाते हैं कि उसकी चाल और प्रति इकाई समय हुआ विस्थापन उसका वेग। कह रहा किसी वस्तु का त्वरण इकाई समय में उसके वेग में होने वाले परिवर्तन हैं। वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, त्वरण। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। समान है तो सीधी रेखा होगा, असमान होगा तो सीधी नहीं होगा, बात खत्म। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न, पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, दूसरा s बराबर u प्लस हाफ एट स्क्वायर, तीसरा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s। बोलेगा किसके बीच संबंध को दर्शाएगा, तो u और a को काट दो, u a को काट दो तो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता। u a को काट दो तो स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता दूसरा समीकरण। अरे बोलो, इसको बढ़िया से लिखिएगा तो v स्क्वायर बराबर होगा u स्क्वायर प्लस 2as। u और a को काट देंगे तो v बराबर s, मतलब v और s, v मतलब वेग, s मतलब स्थिति। वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाते, जहां u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, a उसमें उत्पन्न त्वरण, c लिया गया समय। तो इस चैप्टर में जितनी चीजें थी सारी चीजों को हमने बड़ी प्यार से आराम से आपको समझा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे आपको सब मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे, उसका डिस्कशन करके आपको सब मिलेगा, सब कुछ समझाते हुए बड़ी प्यार से आराम से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।